Hello, my dear students. I am Mohib sir, and today we will going to learn ninth standard English poem from Unit 1, poem number 1.3. Have you ever seen? And this poem is very humorous. ये poem बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी poem भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं इंग्लिश के जो दो मीनिंग के होते हैं, जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं इंग्लिश में ही इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। ऐसे वर्ड्स इस पोएम में यूज़ किए हैं। इस पोएम के पोएट का नाम रिवील नहीं किया है, बताया नहीं है, इसके लिए इसको रिटन बाय एनोनिमस बोला जाता है। ओके। और इस पोएम में आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखने मिलेंगे जो कि हर सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, बट वर्ड सेम है। मतलब कि अगर अलग सेंटेंस में कोई सेंटेंस में कुछ और मीनिंग होगा उसका, तो सेम वर्ड का किसी और सेंटेंस में कोई और मीनिंग होता है। तो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके ये पोएम बनाया है। बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से इस पोएम को बनाया है और बहुत ही फ़नी है। और ये पोएम में एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ना आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो सोचनी नहीं है, आपको सिर्फ इतना एन्जॉय करना है इस पोएम को। क्योंकि इस पोएम में पोएट ने क्वेश्चन पूछा है आपको, लेकिन वो इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा है। उसको उस क्वेश्चंस के आंसर नहीं चाहिए, वो सिर्फ आप लोगों को फ़नी वे में उसके बारे में बता रहा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। ओके, फर्स्ट आई विल रीड फुल पोएम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू line by line every line. Okay, so start with the poem. Have you ever seen a shit on a river bed, or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toes, and is there a pair of a garden hose? Does the needle ever wink its eye? Why does not the wing of the building fly? Can you tickle the ribs of a parasol, or open the trunk of a tree at all? Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be deep and dark? And what is the sound of the beast's bark? And this poem is written by anonymous because no poet names is mentioned. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ का मीनिंग बताऊँगा, हर एक लाइन को आपको मीनिंग से मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए मैंने कुछ इमेजेस को बनाया है ताकि आप लोगों को बहुत इजीली और इंटरेस्टिंगली समझ में आए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको एक एक सेंटेंस को मीनिंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। हैव यू एवर सीन अ शिट ऑन अ रिवर बेड? अब देखो इमेज में दो इमेजेस है, एक तो हमारा जो बेड है जिस पे हम लोग सोते हैं, और एक ऊपर रिवर बेड है। देखो जो रिवर के निचले साइड होता है ना, नीचे वाला साइड, उसको रिवर बेड बोलते हैं। अब पोएट हम लोगों को बोल रहा है कि क्या तुमने कभी रिवर बेड के ऊपर शीट देखा है क्या? जैसे हम लोग के बेड के ऊपर बेडशीट होती है ना, उसी तरीके से वो इसको भी पूछ रहा है कि रिवर बेड के ऊपर कभी आप लोगों ने शीट देखा है क्या? तो रिवर बेड के ऊपर तो कभी शीट होगी नहीं, तो क्यों उसको बेड बोला जाता है, तो फिर उसके ऊपर शीट क्यों नहीं है? इस तरीके से पोएट ने हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। ओके, ये थी आपकी पहली लाइन। समझ में आया आप लोगों को? पोएम में सेकंड लाइन क्या है? सेकंड लाइन है, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। हैमर्स आप लोग सब जानते होंगे, हथौड़ा। और हथौड़ों का जो ये देखो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हैमर्स हेड बोलते हैं। तो जैसे कि एक बॉय के सर पे या इंसान के सर पे बाल होते हैं, हेयर होता है, तो इस हैमर को जब हेड है तो हेयर क्यों नहीं है? क्या आपने कभी एक भी हेयर देखा है हैमर के हेड के ऊपर? ये इसमें बताया जा रहा है आप लोगों को कि देखो इसका भी हेड है और उसका भी हेड है, पर उसके हेड पे हेयर है और इसके हेड पे हेयर नहीं है। तो और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, ऐसा पोएट हम लोगों को पूछ रहा है। नेक्स्ट लाइन में पोएट हमको बताता है, हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज? अब जैसे माउंटेन होता है ना, तो माउंटेन के जो नीचा हुआ बेस पार्ट होता है, जो नीचे का पार्ट होता है ना, माउंटेन जहाँ से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं फुट ऑफ अ माउंटेन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फुट ऑफ अ माउंटेन। तो अगर माउंटेन की फुट है तो क्या उसको टोज़ भी है? जैसे हमारे पैरों को, हमारे फुट को टोज़ होता है। टोज़ पता है ना आपको, पैरों के आगे के जो हमारे जहाँ पर उंगली है पैरों की, उसको टोज़ बोलते हैं।
तो क्या माउंटेन के भी फुट है तो उसको टोज़ है, ऐसे हमारे से पोएट पूछता है। तो माउंटेन को तो फुट इसलिए बोला जाता है, तो उसको तो टोज़ नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं पोएट हम लोगों को क्या पूछता है। नेक्स्ट लाइन है एंड इज़ देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस। तो अब सबसे पहला तो हमको ये पता होना चाहिए कि गार्डन होस क्या होता है। तो जो गार्डन में हम लोग पानी भर देते हैं उसके लिए जो ये देखो पाइप होता है ना, ये इस पाइप को गार्डन होस बोलते हैं। और होस का एक और मीनिंग है, होस का एक और मीनिंग है। जैसे गार्डन के पाइप को होस बोलते हैं, गार्डन होस, वैसे ही हम जो सॉक्स पहनते हैं, हमारे पैरों के सॉक्स जो होते हैं ना, उनको भी होस बोला जाता है। ये जो हमारे पैरों के सॉक्स है या फिर स्टॉक्स, ये इसको हम लोग होस बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे पैरों के सॉक्स जो है वो पैर में आते हैं, वो जोड़ी में आते हैं ना। एक पैर का तो सॉक्स सिर्फ पहन नहीं मिलता है, दोनों पैर का सॉक्स मिलता है हमको, जोड़ी में मिलता है। तो क्या गार्डन के जो होस है, जो पाइप है, वो भी जोड़ी में आता है, वो भी पैर में आता है। तो गार्डन का हॉस अलग होता है और पैरों का सॉक्स अलग होता है, उसको भी होस बोलते हैं। लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है जब वो इस सेंटेंस में आते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा बताया कि एंड इज़ देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस। वो पूछ रहा है हमको क्या, जैसे हमारे पैरों में जो सॉक्स होस होते हैं वैसे ही वो भी पैरों में, वो भी गार्डन के भी पाइप का पैर आता है, जोड़ी में आता है। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई। नीडल मतलब सुई। अब सुई के अंदर जो होल होता है ना, उसको देखो, ये जो होल होता है ना उसको नीडल आई बोलते हैं। नीडल आई आँख बोलते हैं नीडल की। लेकिन अगर उसके पास आँख है तो वो विंक कर सकता है। विंक करना मतलब आँख मारना। अब हमारे को एक आँख है, हम एक आँख बंद कर देते हैं, दो आँख है तो हम एक आँख बंद कर देते हैं, उसको आँख मारना बोलते हैं। तो क्या नीडल भी ऐसा आँख मार सकता है जब उसको आँख है तो आए है? तो ये ऐसा पोएट हमें पूछ रहा है। नेक्स्ट है वाई डज नॉट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई। अब देखो, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी सोसाइटी होती है ना, तो उसमें बहुत सारे विंग होते हैं। विंग ए विंग, बी विंग हम लोग ने देखा होगा, या फिर अलग अलग नाम दिए जाते हैं उसके ब्रांचेस को, तो उसको विंग बोलते हैं। तो ये पोएट बोल रहा है कि जब अगर उसको विंग है तो वो उड़ क्यों नहीं सकता है। जैसे कि बर्ड को विंग होते हैं, जो पर होते हैं, तो वो उड़ता है, तो बिल्डिंग क्यों नहीं उड़ती है अगर बिल्डिंग को विंग है तो, जैसे ए विंग बी विंग। तो ऐसे पोएट ने एक मज़ाक के तौर पे हमें बताया है। नेक्स्ट लाइन है कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल। तो ये लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैरासोल क्या होता है। पैरासोल जो है ना, जब वो अम्ब्रेला है, जो आपको वहाँ पर इमेज में अम्ब्रेला दिख रहा है, ये अम्ब्रेला के आसपास जो लकड़ी जैसी या फिर जो तार है, उस तार को पैरासोल बोलते हैं। और इसी तार को जिस शेप में है उसी तरीके से हमारा जो रिब्स होता है, रिब्स मतलब फसलियाँ, जो हमारी बॉडी की फसली होती है, उसमें भी इसी तरीके से तार जैसे हमारी हड्डी होती है। तो जब हम लोग रीप के पास टिकल करते हैं, टिकल करना मतलब गुदगुदी करना, हम गुदगुदी कर सकते हैं। तो क्या वो अम्ब्रेला को भी अगर पैरासोल है तो क्या हम उसको भी गुदगुदी कर सकते हैं, और क्या उसे भी वो महसूस होगा गुदगुदी? ऐसे हमें ये पूछ रहा है, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन में बताया है और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। अब ट्रंक देखो, यहाँ पर ट्रंक जो है, ये ट्री जो है, ये ट्री का जो मेन ब्रांच होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। जहाँ से ये दो शाखाएं निकलती है ना, उसको ट्रंक बोलते हैं। और ये जो बॉक्स है इसको भी ट्रंक बोला जाता है। अब ये जो बॉक्स है, ट्रंक जो है, इसको हम लोग खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इसमें सामान रख सकते हैं, है ना, ओपन करके। लेकिन जो ट्री है, इस ट्री को ओपन करके हम लोग इसमें सामान रख सकते हैं क्या? तो इसलिए पोएट हमको पूछता है और ओपन ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं। आगे देखते हैं, आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट। अब देखो, रेक का मतलब ये जो गार्डन में ऐसी जो स्टूल होता है ना, टूल, उसको रेक बोलते हैं, जिससे हम लोग सफाई करते हैं। और जो रेक के नीचे जो पार्ट है ना, जो उसको टीथ बोलते हैं, उसको रेक का टीथ बोलते हैं। तो ये पोएट बोलता है कि अगर रेक को टीथ है तो क्या वो बाइट कर सकता है? क्योंकि हम जो इंसान हैं, हमारे पास टीथ है तो हम लोग बाइट कर सकते। तो क्या रेक भी बाइट कर सकता है अगर उसे टीथ है तो नहीं, रेक जो है बाइट नहीं कर सकता है। ये सिर्फ पूछ रहा है हमें। ओके। नेक्स्ट लाइन है हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। अब ये हमारे पोएट ये पूछ रहा है कि जैसे क्लॉक है, उसको दो कांटे होते हैं क्लॉक को, राइट, उसको हम लोग हैंड्स ऑफ क्लॉक बोलते हैं। छोटा कांटा, बड़ा कांटा हम लोग जिसको बोलते हैं ना, सुई, घड़ी की सुई, उसको हम लोग क्लॉक
हैंड्स ऑफ क्लॉक बोलते हैं। तो क्या उसका भी लेफ़्ट और राइट हैंड होता है? जैसे हम लोगों के पास लेफ़्ट और राइट हैंड है, क्या क्लॉक को भी लेफ़्ट और राइट हैंड होता है, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड? तो नहीं, क्लॉक को लेफ़्ट हैंड राइट हैंड नहीं होता है, क्योंकि वो 360 डिग्री घूमता है। क्या हमारे हाथ से 360 डिग्री घूमते? नहीं घूमते। तो इस वजह से उसको लेफ़्ट और राइट हैंड नहीं होता है। ये पोएट सिर्फ हमसे पूछ रहा है मतलब हमें उससे आंसर नहीं देना, वो सिर्फ हमें बता रहा है। यही तो इंग्लिश लैंग्वेज की खासियत है। ओके, to the next line. Next line is, can the garden plot be deep and dark? अब यहाँ पर जो प्लॉट बोला गया है ना, ये गार्डन प्लॉट बोला है। गार्डन प्लॉट मतलब वहाँ की ज़मीन, गार्डन की ज़मीन के बारे में बात की जा रही है, लैंड के बारे में बात की जा रही है। पर प्लॉट का एक और मीनिंग है। जब कोई स्टोरी में कुछ इंटरेस्टिंग या कोई डरावना चीज़ें बताते हैं तो उसको प्लॉट बोलते हैं। स्टोरी का प्लॉट, प्लॉटिंग एंड प्लानिंग बोलते हैं ना, वो स्टोरी का प्लॉट होता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जब स्टोरी में डीप और डार्क प्लॉट हो सकता है, तो क्या गार्डन प्लॉट में भी डीप एंड डार्क हो सकता है? तो ऐसे नहीं हो सकता है। ओके, तो इसलिए बोला कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क। इज एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ अ बिर्च बार्क? अब देखो यहाँ पर जो बिर्च का मतलब है, ये जो एक ट्री होता है ना, उसको बिर्च ट्री बोलते हैं। और जब ये सूख जाता है ना तो इसकी छाल निकलती है, जिसको बार्क बोलते हैं। तो बिर्च बार्क का मतलब है छाल निकलती है, तो इसको बार्क बोलते हैं। तो जैसा एक डॉग होता है, जब डॉग भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, तो उसको भी बार्क करना बोलते हैं, बार्किंग द डॉग्स। तो ये अगर बार्क करता है कुत्ता तो साउंड निकलता है। तो क्या बिर्च के बार्क से भी साउंड निकलता है? ऐसा पोएट हमारे से पूछ रहा है, इसलिए बोल रहा है वो एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ द बिर्च बार्क? तो पेड़ से तो कभी हमें साउंड नहीं आएगी भौंकने की, लेकिन पोएट ने हमें ऐसे ही पूछा है। ओके, दिस इज़ द पोएम हैव यू एवर सीन। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था कि हर लाइन में एक वर्ड है इंग्लिश का जिसके दो मीनिंग है, डबल मीनिंग है। और मैंने आप लोगों को उस दोनों मीनिंग के फ़ोटो के साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। और इसलिए इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। उसके जो वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोएट ने बहुत अच्छे से इंग्लिश को यूज़ किया है। इससे पता चलता है कि पोएट कितने इंटेलिजेंट और क्रिएटिव है। तो मैंने आप लोगों के लिए सारे वर्ड्स के जो जिनके दो दो मीनिंग्स है, तो उनके वन मीनिंग और अदर मीनिंग का इमेज जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आप वो देख लेना और आप लोग को वो इमेज, वो वर्ड्स को जो है लिखना है आप लोगों की नोटबुक में। आप लोग नोट करके रखिए स्टैंजा वाइज, फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में और थर्ड पैराग्राफ में। आप लोगों को जो जो वर्ड्स के डबल मीनिंग है, उन दोनों मीनिंग को मैंने आप लोगों का फ़ोटो निकाल के यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है, सेंड किया है इस वीडियो में। तो आप ये देखिए, ये सारे फ़ोटोज़ को आप लोग देख लीजिए।